नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले 10 बजे की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। खबरों में बात होगी दिव्यांश की, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा का समय निकल गया है और पुलिस दिव्यांश का सुराग नहीं लगा पाई है। इसके साथ ही बात होगी भरतपुर में संत मामली की। इसके अलावा आज सरपंचों का महापड़ाव जयपुर में है और 36 मांगों को लेकर सरपंच आज धरना देंगे। इसके साथ ही बात कांग्रेस की होगी, क्योंकि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा दौसा में चलती बस में जूतम पैजार हुआ, साइट के लिए संग्राम हुआ, किसानों का मशाल जुलूस और पैर पसारता लंपी की बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही बात होगी हर घर तिरंगे की। तो चलिए, कांग्रेस की लाइव पीसी होने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, चलिए सीधा वहीं चलते हैं। उसको छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो। जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है, दिमाग में रखे बात। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है। बोलना चाहिए उसको। राहुल ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। हिम्मत अपनी दिखाएंगे तो एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। जो आपके बातें कहने की मेरे पास बहुत सारी, पर राहुल जी बैठे हैं तो मैं खाली एक बात आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो मार्टिन लिनोमन ने कहा था, जो जर्मनी में हिटलर की तानाशाही हुई थी और विपक्षी बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार अल्पसंख्यक को निशाने पर लेने लगे, वहाँ की जनता चुप रही, सोचती रही राजनीतिक लड़ाई। 45 में जब जर्मनी हिटलर की तानाशाही चलने के कारण पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, वहाँ के लोगों को बहुत पछताना पड़ा। अगर समय रहते हुए लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई जाती तो शायद देश बर्बाद नहीं होता। बाकी तो आगे बातें कहने को बहुत सारी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। कहने का मतलब आज अगर चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। निवेदन एक बात कह के मैं फिर बात खत्म कर रहा हूँ। पंडित नेहरू और जो जमाना था वो जमाने का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मोदी जी को और उनकी RSS के इनके आकाओं को। राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक पैरा पढ़ के मैं बात करूंगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है, पंडित नेहरू कह रहे हैं, अभी मैंने फहराया, मतलब पहली बार मैंने फहराया था। क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है, ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है, एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। पंडित नेहरू कह रहे हैं, आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झदक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी है। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है, उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था।
अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में लेना चाहते हो? धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। राहुल जी, एक मिनट सीधा, वन बाय वन। राहुल जी, और डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा दी, सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार किया, आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सर, आप पार्लियामेंट में छूट थे जब गाइडलाइंस पर चर्चा हो रही थी, कहां है दिव्यांश? जो बच्चा गुम हुआ है, आखिर वो कहां है? जयपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अभी तक दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सीसीटीवी में अपहरणकर्ता नजर आया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बता दें कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से ये बच्चा गायब हुआ है। 4 महीने के बच्चे का किडनैप हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तीस घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी दिव्यांश का कोई पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर साफ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपहरणकर्ता सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये अपहरणकर्ता पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस इसे पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं परिजनों का भी हाल बेहाल हो गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में अपने दूसरे बच्चे का इलाज कराने पहुंचे परिजनों पे आप सोच सकते हैं क्या गुजर रही होगी जब उनका दूसरा बेटा 4 महीने का दिव्यांश भी किडनैप हो गया। तो दिव्यांश आखिर है कहां? सवाल यह है, बच्चे को लेकर पैदल भागा था किडनैपर, पुलिस की पहुंच से वो अभी तक दूर कैसे है?
क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए होती है? क्या अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावा है? क्या आसपास के इलाकों की सघन तलाशी नहीं ली जानी चाहिए? शहर की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है? क्या पुलिस बच्चे की तलाश में कोताही नहीं कर रही है? क्या एक बच्चा चोर पकड़ने में भी अक्षम है जयपुर पुलिस? ये सवाल न्यूज़ 18 के हैं कि आखिर पुलिस अभी तक किडनैपर को क्यों नहीं पकड़ पाई है। बच्चे को लेकर पैदल भागा किडनैपर पुलिस की पहुंच से दूर कैसे है? क्या नाकेबंदी के बाद भी पुलिस किडनैपर को नहीं पकड़ पाई है? चार महीने के मासूम को ढूंढने में राजधानी की पुलिस लगी हुई है। बच्चे के अपहरण को करीब 31 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी के अति सुरक्षित समझे जाने वाले एसएमएस अस्पताल के बाहर से एक मासूम कैसे गायब हुआ, ये गुत्थी अनसुलझी है और ये वारदात जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। कि अनसुलझी गुत्थी, कौन ले गया 4 महीने के दिव्यांश को? घर से हमारा बच्चे घूम गो और हमारा बच्चे ले गो भाग गई। फिर कहा मैं कहीं करूँ तो अब मुझे भाई फिर वो गाड़ी की थाना में ले जाओ इसको। फिर मैंने वहाँ कैमरा है ना उसके पास ले गो बापड़ो, फिर उसके पास ले जा वहाँ दिखायो कौन पाए वो आदमी न पाया ना। जब फिर पाचो गार्ड मैंने ऐसे किया भाई यहाँ नहीं ना तो चाप चलो थाना में। जब शाम थाना में ले गई चुमनो गार्ड लेके गया आपको? हाँ गार्ड लेके। उसके बाद में पुलिस आ गई थी। खूब बापड़ा भागे दौड़ा कर माने भी बेटा लेगा चा वहाँ जे मदद किया खूब मेरी मदद भी खूब कर पूरा कोई 50 आदमी भेड़ा होगा पुलिस के। हाँ पुलिस के अब सर का नाव से देखो साहब पूरे होगा चा पूरे रात ढूंढने लगे। और मैंने किया भाई माता राम समता राम तारो बच्चे भी मिलेगो तो उन्हें सब कुछ देंगा पर समता से मिला अम्मा तो मुट्ठी में कोने में कैसे दे। ये दर्द है उस परिवार का जिसका एक छोटा मासूम बच्चा कई घंटों से गायब है। एक बच्चे के अपहरण की आशंका है तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। ये व्यथा है मासूम दिव्यांश के परिजनों की। दौसा के एक छोटे से गांव से अपने बड़े बच्चे का इलाज कराने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे उसके परिजन को नहीं पता था कि यहाँ उन्हें दूसरा झटका लगेगा, यानी अपने 4 महीने के छोटे से बच्चे के गुम हो जाने का दंश झेलना होगा। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से गांव से, तब जाके पता पड़ा है कि बच्चा गुम हो गया। बच्चे को कोई लेके चले गया उसको। आपके बच्चे का जिसने अपहरण किया था क्या उसने कभी आपने उसको देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा उसको, फेस टू फेस नहीं देखा। बच्चा बड़ा एडमिट कब कराया था आपने यहाँ पर? बच्चा 25-26 तारीख को कराया था। ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं गांव चले गया था सर। हाँ। गांव जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ रहा था, वो डॉक्टर फाइल वगैरह भगा दिया था तो तब फिर मैं वापस आ गया। मुझे चल मैं आता हूँ मैं करवाता हूँ कुछ। दरअसल एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के दिव्यांश का अपहरण हो गया। मदद का झांसा देकर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को ले भागा। बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल की बागड़ यूनिट के गेट नंबर 5 से दिव्यांश का अपहरण हुआ। अपने दूसरे बच्चे के इलाज के लिए दिव्यांश के परिजन अस्पताल में थे, जहां एक अजनबी ने कहीं और अच्छे इलाज का भरोसा देकर उनका विश्वास जीता। और जब दादा ने अजनबी पर भरोसा कर बच्चा उसकी गोद में दिया तो मौका पाते ही दिव्यांश को लेकर अजनबी रफ्फू चक्कर हो गया। तो वहाँ खाना बट रहा था तो वहाँ से खाना लेके हम और मैं खाने बैठ गया और मेरे घर वाले है ना जिसका बहू के पास चली गई बच्चा था वो एक आंसू कटोरी एक आंसू पूड़ी वो उठाने लगे जब वो क्या कहते बच्चा तो मुझे दे दे तो बच्चा गया उसको दे दी। किसने? वो साथ गया था जिसको
फिर पता ये आए जतरे वो तो पार, आपको मालूम नहीं चला? मैं मेरे पीछे की साइड बैठा था वो, फिर ऐसे मालूम नहीं पड़ा सामने। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई ये घटना सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का दावा होने के बाद बच्चे के अपहरण की घटना का सुराग कैसे नहीं मिल पा रहा। परिजनों की शिकायत के बाद क्या पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में कोताही बरती? और अगर बच्चे की तलाशी को लेकर पुलिस सतर्क है तो नाकेबंदी के बाद भी अपराधी भागने में कैसे कामयाब हो गए? देखिए, अभी तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें कुछ टीमें सीसीटीवीज़ को भी देख रही हैं और हमारा जो टेक्निकल साइड है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पार्ट पर भी चल रहे हैं। अभी कुछ भी कंप्लीट करना मुश्किल है, कुछ क्लूज लगे हैं, लेकिन अभी जब तक इसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो तब तक हम कंक्लूसिव उस पर नहीं पहुँच सकते हैं। अभी एक दो टीमें हमारी बाहर भी गई हुई हैं, तो अभी हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जब तक कुछ कंक्लूसिव आएगा तभी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल परिजन बेहाल है और पुलिस जांच की बात कर रही है। ऐसे में पुलिस के दावों में भले ही कितना भी दम हो, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होना हैरान करने वाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो दिव्यांश का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इसी को लेकर ज्यादा बात करेंगे, हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? इतने घंटे बीत चुके हैं, दिव्यांश का अभी तक कोई पता नहीं लगा है, पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची? चालू होने वाला है, 2 मिनट को लाइव चल रहा है। देखिए, 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है बीत चुका है, लेकिन दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। उसकी तलाश में 150 पुलिसकर्मियों से ज़्यादा टीम जो है यहाँ पर जयपुर में लगी हुई है। जयपुर पुलिस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। तो ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि ये जो किडनैपर है ये साफ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक खाली हैं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर जब आरोपी नजर आ रहा है सीसीटीवी में, पुलिस ने नाकेबंदी भी करी हुई है, तो फिर पुलिस के हाथ खाली अभी तक कैसे हैं? क्या पुलिस इस मामले में सख्ती नहीं बरत रही है? सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है। ये वही अपहरणकर्ता है जिसने एसएमएस अस्पताल से 4 महीने के दिव्यांश का किडनैप किया है। दिव्यांश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो विष्णु, एक बार हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच पड़ताल? क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक दिव्यांश का सुराग नहीं लगा है और अब तक की जांच में जो है पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को कोई ही सुराग नहीं लगा है। उसकी तलाश में, हालांकि आरोपी की तलाश में जरूर से टीमें टॉप और मालपुरा के आसपास के इलाकों में भेजी गई है। उसके अलावा दौसा में पुलिस टीम भेजी गई है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो जो जी, तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। बड़े सवाल है ये कि जब अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, नाकेबंदी की गई है, तो फिर किडनैपर पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा और बच्चे को अभी तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ कर ला पाई है? बड़े सवाल अस्पताल की सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं। दिव्यांश, जिसको 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। 4 साल का ये मासूम बच्चा है जिसे कल अस्पताल से किडनैप किया गया। बता दें कि बच्चे के परिजन अपने दूसरे बच्चे को लेकर अस्पताल में, एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे। वहीं उन्हें दूसरा, ये कह सकते हैं, सदमा तब लगा जब उनका 4 महीने का बच्चा दिव्यांश किडनैप हो गया।
पुलिस से मदद की आस है परिजनों को, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। किडनैपर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बच्चे को लेकर पैदल भागा किडनैपर पुलिस की पहुंच से दूर है? क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए है? क्या अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावा हैं? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है इस मामले में? क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए होती है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बड़ी खबर। अदालत में अधूरी जानकारी देने का मामला आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट में आज पेश होंगे गृह सचिव और डीजीपी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में पेश होंगे। अजमेर के एनडीपीएस एक्ट के मामले में एसएचओ ने दी थी अधूरी जानकारी। कोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को किया था तलब। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अदालत में अधूरी जानकारी देने का ये मामला है, जिसमें हाई कोर्ट में आज गृह सचिव और डीजीपी को पेश किया जाएगा। जस्टिस समीर जैन की अदालत में डीजीपी और गृह सचिव पेश होंगे। अजमेर के एनडीपीएस एक्ट के मामले में एसएचओ ने दी थी अधूरी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में पिछले जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट के सामने आया था कि जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, चाहे अलग अलग थाना क्षेत्र की हो, वो कोर्ट में जानकारी एक तो अधूरी देती है और दूसरा पुलिस के पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि जानकारियों को अपडेट किया जा सके। मामला एनडीपीएस एक्ट की एक महिला थी जिसकी अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगी हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस, जो दरगाह थाना पुलिस अजमेर की, उसने रिपोर्ट पेश करी कि इस महिला के खिलाफ कई मामले जो है लंबित चल रहे हैं, जमानत ना दी जाए। लेकिन जो महिला के वकील ने जो कागज प्रस्तुत किए उसके आधार पर साबित हो रहा था कि जो महिला के खिलाफ मामले चल रहे थे उसमें से वो कोर्ट द्वारा बरी हो चुकी है। तो कोर्ट को ये मामला गंभीर लगा। कोर्ट को ये बात मानी कोर्ट ने कि पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे कि चीजों को अपडेट किया जा सके। तो उसी मैकेनिज्म को पूछने के लिए और साथ ही जो दोषी पुलिस अधिकारी इस तरह से जो लापरवाही करते हैं कोर्ट में पेश होने से पहले, उनके खिलाफ राजस्थान पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये दो तथ्य बताने के लिए आज प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस के मुखिया डीजीपी को जस्टिस समीर जैन की जो अदालत है जी, उसने तलब किया हुआ है। मामला वैसे पहले नंबर पे लिस्ट है, ऐसे में संभवतः 10:30 बजे की सुनवाई हो सकती है और साथ ही क्योंकि समीर जैन की डीबी बनी हुई तो हो सकता है कि मामला 2 बजे पर भी जा सकता है। तो आज सुनवाई होगी, दोनों अधिकारी पेश होंगे और बताएंगे, जो कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने पिछली बार काफी नाराजगी इस मामले में जताई। जी, अगर ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई तो आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? फिर देखिए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, काफी समय मिल गया था। पिछली सुनवाई 10 दिन पहले हुई थी। मान के चला जा रहा है कि एक मैकेनिज्म पुलिस पेश करेगी, गृह सचिव पेश करेंगे। अगर फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो कोर्ट कुछ समय और भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट ने खुद ने स्वप्रेरित संज्ञान लिया है, ऐसे में मामला लंबा चलेगा। अगर आज कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है तो फिर कोई अगली तारीख दी जाएगी और संभवतः हो सकता है कि डीजीपी से अगर संतुष्ट ना हो तो प्रमुख शासन सचिव को भी तलब किया जा सकता है। इनसे जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी फिर कोर्ट तलब कर सकती है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरपंच संघ का महापड़ाव से जुड़ी खबर है। आक्रोशित सरपंच संघ का ऐलान हो गया है। सरकार को घेरने में जुटा सरपंच संघ अपनी मांगों के समर्थन में देगा धरना। आज जयपुर में जुटेंगे संघ नेता। संघ की सरकार के सामने रखी 36 मांग। गोविंद सिंह डोटासरा वार्ता के लिए अधिकृत। हमारा जो है पूर्वी राजस्थान और अन्य जिले ये चाहते हैं, उनकी राय है कि हमारा जो सरपंच संघ 36 मांगों को लेकर के आंदोलन पे उतरा है, उसमें सारी मांगे एक मांग को छोड़ करके उस पे सब सरपंच एक मत है, एक राय है। तो ये सरपंच संघ का महापड़ाव से जुड़े आपको खबर बता रहे हैं, जहां आक्रोशित सरपंच संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार को घेरने में जुटा है सरपंच संघ। अपनी मांगों के समर्थन में सरपंच संघ आज धरना देगा। जयपुर में सभी सरपंच संघ नेता जुड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए जो सरपंच संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और जो ये आंदोलन चूंकि सरकार ने पहले लिखित समझौता किया था जिसमें सरपंचों की जो 13 सूत्री मांगी थी उनको पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने करीब 1.5 से 2 महीने का समय दिया था। वो समय अब 8 से 9 महीने का समय निकल चुका है और जो सरपंचों की सभी मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। हालांकि कई मांगों पर सरकार ने जो है जो समझौते के अनुसार कोशिश की है, लेकिन सभी मांगे नहीं माने जाने से सरपंच संघ नाराज है। और खास ही जो पंचायती राज ग्रामीण मंत्री द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं नागौर में जो भ्रष्टाचार के आरोप सरपंचों पे लगाए हैं उसको लेकर सरपंचों में नाराजगी है और प्रदेश भर के सरपंच आज जयपुर में जुट रहे हैं और सरकार के खिलाफ महापड़ाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आज के जो आंदोलन है इसमें कुछ जो सरपंच संघ है पूर्वी राजस्थान के जो सरपंच है उनमें और जो पश्चिमी राजस्थान के सरपंच हैं कुछ मतभेद सामने आए हैं। तो संभवतः आज जो महापड़ाव स्थल है वहां पर 2 गुट में बढ़ सकते हैं सरपंच, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के सरपंच के रूप में, क्योंकि कई मांगों को लेकर पूर्वी राजस्थान के जो सरपंच हैं वो पश्चिमी राजस्थान के सरपंचों की मांगों से सहमत नहीं है और इसलिए आज के आंदोलन में जो पहला दिन है ये इस महापड़ाव की दशा और दिशा दोनों तय करेगा कि किस तरीके से सरपंच एकजुट होते हैं या इनमें आपस में फूट पड़ जाती है। जी राकेश, जैसा कि सरपंच संघ ने ऐलान किया है सरकार को घेरने का, 36 सूत्री मांगे हैं, तो ये क्या मांगे हैं जिनको लेकर सरपंच संघ आक्रोशित हो चला है और महापड़ाव की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, जो सरपंच संघ ने मांगे जो रखी हैं अपनी, खासतौर पर सबसे पहले जल जीवन मिशन योजना के संचालन और उसके जो पहले सरकार जो है 1 वर्ष का जो है ठेकेदार के पास उसकी O&M की जिम्मेदारी है, उसके बाद पूरी तरीके से ग्राम पंचायतों को दे देगी। तो उनका ये कहना है कि जब ठेकेदार काम करके जा रहा है तो कम से कम 3 साल उसका संचालन संधारण ठेकेदार के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि PHCD के सारे कामों में ऐसा होता है। दूसरा, जो ग्राम पंचायतों के विकास कार्य हैं उनका भुगतान जो है दूसरे कार्यों में नहीं किया जाए, ग्राम पंचायत के मद में ही खर्च किए जाए। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को मिलती थी उस अनुदान राशि को जो है 10% तक किया जाए, क्योंकि ये राशि राज्य सरकार ने कई जगह कम कर दी है। इसके अलावा ग्रामीण विकास सरपंचों के अधिकारों में जो राज्य सरकार ने कटौती की है उन अधिकारों को फिर से लौटाने की मांग सरपंच कर रहे हैं। यानी मूलभूत जो गांव सरपंचों को जो अधिकार मिले हुए थे, जो अधिकार इनसे छिन रहे हैं, जो विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, उसको लेकर के सरपंच लामबंद है सरकार के खिलाफ और उन मांगों को लेकर सरकार ने सहमति भी पहले जताई थी, लेकिन वो सहमति पत्र पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है, इसलिए फिर से आंदोलन की राह पर जुटे हैं। जी, तो सरपंच जब अपनी पहले भी मांगे लेकर पहुंचे होंगे तो सरकार ने इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी और फिर ऐसा क्या हुआ जो अब इनको महापड़ाव करना पड़ रहा है और अब ये जो सरपंच हैं ये सारे एकजुट होकर समर्थन में धरना देने वाले हैं सरकार के खिलाफ? चलिए, तो शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे इस मामले में आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। और अब बात भरतपुर की, जहां भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही एक निजी बस में दौसा के समीप बीती रात जोरदार हंगामा हुआ। शराब के नशे में कुछ लोग बस के अंदर ही आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बस में जमकर जूतम पैजार हुई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और जमकर लात घूंसे चलाए। बस में हंगामा बढ़ा तो निजी बस के चालक बस को लेकर ही कोतवाली थाने में आ गया। पुलिस ने बस के अंदर हंगामा कर रहे दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और बस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। रास्ताई में न्याय पास चाहिए, झगड़े है भीतर खूब मचक रहे। किस बात को लेके भाई ने? अब साहब हम पीछे लेकर जाओ बाजारी, हम ये की काम ये नो कह रहे, हम ये की काम के हम तो ऐसे ही मारेंगे। तो ज्यादा मारे ब्लैक को फिर कंडक्टर निकाल आ गो, उसके बाद में फिर और दवाली कर रहे खूब मचके डटे नहीं हूँ। तो कोई सवारी के साथ भी मारपीट की क्या? सवारी के साथ तो बस पर के साथ 10 बीच खड़े तो पर आइए सवारी तो आओ साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। सभी तरह के लोन महंगे होंगे।
4.90 से बढ़कर 5.40% हुआ रेपो रेट। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई पर असर पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं। Announced for the standalone primary dealers. It is proposed to enable the standalone primary dealers to offer all foreign exchange market making facilities as currently permitted to Category 1 authorized dealers subject to prudential guidelines. This measure will provide customers with a wide set of market makers to manage their foreign currency risk. This will also increase the breadth of the forex market in India. The second measure in respect of the standalone primary dealers is that we have decided to permit standalone primary dealers to undertake transactions in offshore rupee overnight indexed swap market, that is rupee OIS market with non-residents and other market makers. This measure will supplement. चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगली खबर। पावटा में फायरिंग की घटना सामने आई है। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायर किया, हरियाणा रोडवेज बस के शीशे तोड़े। फायरिंग की घटना से यात्रियों में दहशत है। बता दें कि साइट को लेकर कार सवार और बस चालक में हुई थी बहस। वहीं पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई है। शीशे को बस से पत्थर मार रहे थे ना, तो पीछे बैठे थे, तो पीछे सर में दर लगी, बाड़ों में लगी। मुश्किल से बचे, फिर हम सीटों के नीचे घुस गए। फिर बाद में हम सब रोने लग गए, सीटों के नीचे घुस गए। फिर हम सब ये लोग बोले कि ड्राइवर को ऐसे बोले बस मत रोकना, भगा बस को जितना भगाया जाए, तो भगाए गए। और फिर बाद में पुलिस थाने में जाके बस रोकी। वैसे कैसे रखे, हमने अपना बचाव किया। बढ़ते हैं आगे। दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। करौली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां मामचारी गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद सड़क पर जाम लगा दिया करा। करौली कैला देवी सड़क मार्ग पर लगाया जाम में फंसे श्रद्धालुओं के वाहन। सदर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। करौली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामचारी गांव में दो पक्ष आपस में बिगड़ गए। झगड़े के बाद सड़क पर जाम लगा दिया गया। करौली कैला देवी सड़क मार्ग पर जाम लगाया गया है। वहीं जाम में कई श्रद्धालुओं के वाहन भी फंसे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। करौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में झगड़ा हुआ। करौली मामचारी गांव में दो पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद सड़क पर ही जाम लगा दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां जाम लगा दिया गया है। दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ, झगड़ा बढ़ता गया और उसके बाद सड़क पर ही जाम लगा दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, बताना चाहूंगा, ये जो दो पक्षों में को लेकर बहस निकालने विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मौके, करौली सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। समझाइश कर जाम खुलवाने के प्रयास किए हैं और लोगों को समझाइश किया जा रहा है। जी धर्मेंद्र, झगड़ा जब हुआ तो क्या उसमें कुछ मारपीट भी हुई? जी, अभी देखिए, प्रारंभिक तौर पर पुलिस पहुंची है, अभी पूछताछ कर रही है। हालांकि मारपीट की बात भी सामने आई है, जिसके लेकर विवाद बढ़ा था और इसके चलते करौली कैला देवी मार्ग पर जाम लगाया गया और जाम के बाद सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए, जिसके चलते श्रद्धालु कैला देवी दर्शन करने जाते हैं और वहां से लौट रहे हैं, उन लोगों को परेशानी हुई और सूचना पर करौली सदर थाना पुलिस पहुंची है और पूरी मामले की तहकीकात की जा रही है। जी, जिन दो पक्षों में झगड़ा हुआ है वो लोग कौन थे? क्या वो भी श्रद्धालु थे, जा रहे थे, और किस बात को लेकर आखिर ये झगड़ा हो गया, जिस वजह से और ऐसी क्या नौबत आ गई कि जाम लगाना पड़ गया? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये जो आरोप जिन्होंने जाम लगाया है और जो जिन झगड़े की बात सामने कर्मचारी गांव का मामला है और वहीं के निवासी बताई जा रही है, जिन्होंने आपसी झगड़े को जब हुआ तो उसके बाद सड़क पर पेड़ डालकर जाम लगाया है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। बीकानेर से खबर है। बीकानेर में फायरिंग की घटना सामने आई है। शहर में फायरिंग की घटना नहीं रुक रही है। देर रात जसूर गेट पर फायरिंग से दहशत हो गई है। लेन देन के विवाद में कार सवार बदमाश ने फायरिंग की। फायरिंग करके बदमाश मौके से फरार हो गया। बता दें कि फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर नया शहर थाना पुलिस एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। 2 दिन पहले ही रामपुरा बस्ती में भी 2 युवकों पर फायरिंग की गई थी। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जसूर गेट पर फायरिंग से दहशत फैल गई है। बढ़ते आगे रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। शाहपुरा में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक साथ 4 दुकानों में की चोरी। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी किया है चोरों ने और चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। शाहपुरा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से चोरों ने एक साथ कई दुकानों पर निशाना साधा और एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये चोर दुकानों से नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की बढ़ती घटनाओं से व्यापारियों में भी आक्रोश है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। जालौर में पाठशाला में ताला लगा दिया गया है। शिक्षकों की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है। अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी की है और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। जालौर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पाठशाला में ही ताला लगा दिया गया। शिक्षकों की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है। अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल में जाकर तालाबंदी कर दी और स्कूल के बाहर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्यों तालाबंदी की गई? देखिए, जिस तरीके से स्कूलों की स्थितियां हैं वो खराब ही है। ऐसे में जो भीनमाल के पास पूनासा के जो चारणिया की रानी स्कूल है, वहां पर जो 3 शिक्षकों का अचानक डेपोटेशन किसी अन्य स्कूल में करने से नाराज ग्रामीण व छात्र आज स्कूल की तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अब 4 स्कूलों जो 4 शिक्षकों के भरोसे कैसे स्कूल संचालित होगा। ऐसे में अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं और वहां पर तालाबंदी कर दी गई है और छात्र सहित तमाम जो अभिभावक है वो बाहर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जल्द स्कूल में शिक्षक लगाए जाए, अन्यथा लगातार जो है तालाबंदी जारी रहेगी। जिस तरीके से मैं बता दूं कि ये जो चारणिया स्कूल है, वहां पर आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में यानी कि सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं और वहां पर अब शिक्षकों का अचानक हुआ डेपोटेशन को लेकर ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया श्याम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक पक्का निर्माण नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी पक्का निर्माण करने के पीछे की साजिश को लेकर एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करे सरकार और जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो हम 1 महीने नहीं 2 महीने के लिए भी यहाँ पढ़ सकते हैं और धरना 24 घंटा ही चालू है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आपको बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बनेठा यानी तहसील है। यहाँ लंबे समय से जो सरकारी जमीन है उस पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया।
लगातार कलेक्टर से लेकर के एसडीएम तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामीणों ने धरना शुरू किया है। और 3 दिन पहले पास में ही एक अतिक्रमण था, उसको हटा दिया गया, लेकिन जो जिसका विरोध हो रहा था, पक्का निर्माण कर दिया गया है, उसको लेकर के सरपंच, सचिव और तहसीलदार तीनों ही मौन है। कुछ जो है मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण और किसान महापंचायत के जो रामेश्वर चौधरी है, उनके नेतृत्व में धरना चल रहा है। कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। रात को भी किसान जो है वो धरना स्थल पर ही बैठे रहे। सुबह बनेठा के जो पुलिस थाने के इंचार्ज है वो वहां पहुंचे और जानकारी ली, लेकिन किसानों का और ग्रामीणों का एक ही है कि जब तक सरकारी जमीन पर सहकारी जो समिति है उसके ठीक सामने की जमीन है, तो किसानों को और ग्रामीणों का कहना है कि जब सीजन आती है, किसानों का ये वाहन आते हैं, किसान यहाँ आना जाना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके वाहन कहाँ खड़े होंगे, रोड जाम होगी और तमाम जो समस्याएं पैदा होने वाली आने वाले दिनों में, उसको लेकर के जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और जो सरपंच से लेकर के सचिव और तहसीलदार की मिली भगत से जो पक्का निर्माण कराया गया है उसको ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। और किसानों का एक ही बात है, जब तक ये निर्माण नहीं हटेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया दौलत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ यहां नहाने आया था। पुलिस का मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद सुबह करीब 5 बजे युवक के शव को बाहर निकाला। सीकर से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। ये युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ पानी की इस डिग्गी में नहाने के लिए आया था। वहीं पुलिस का तो ये भी मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर मशक्कत की, जिसके बाद सुबह करीब 5 बजे युवक के शव को बाहर निकाला गया। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कुछ और खबरें। छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। सभी छात्रों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीसी सचिवालय पर धरना दिया। उसके बाद देर शाम एबीवीपी कार्यकर्ता वीसी राजीव जैन के घर के बाहर पहुंचे, थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान छात्रों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ चुनाव कराकर खानापूर्ति कराने में लगा हुआ है। ऐसे चुनाव का क्या फायदा जिसमें ज्यादा छात्र मतदान ही ना कर पाए। प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के साथ साथ ही चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए सभी छात्रों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए दिन भर वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव करने वाली एबीवीपी ने शाम को वाइस चांसलर के घर पर पहुंच करके थाली बजाने का काम किया है। ये नजारा आपको दिखा रहे हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन के घर के बाहर का, जहां पर थाली बजाओ अभियान जो है वो चलाया गया है। हमारे साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मतलब है थाली बजाने का, कि जाग जाएंगे वीसी? हम हमारे वीसी को जगाना चाहते हैं और वो जो वीसी जो अयोग्य है और जो राजस्थान सरकार का नुमाइंदा बने के बैठे हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी पीजी के एडमिशन हुए नहीं है और यूजी के एडमिशन की एक लिस्ट आज जारी कर दी है और संभव नहीं है कि वो सारे एडमिशन यूजी के भी पूरे करवा देंगे और पीजी के कोई भी एडमिशन हो नहीं रहे। वीसी के कुलपति के यहाँ के हमारे चीफ प्रोफेसर से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला पीजी का एक भी नया एडमिशन नहीं होगा। जब नया एडमिशन होगा नहीं, विद्यार्थी एडमिशन लेगा नहीं, तो मतदान कौन करेगा? क्या लगा आपको, थाली बजाने से जाग जाएंगे वाइस चांसलर सरकार? हम चुनाव का विरोध नहीं कर रहे, हम चुनाव का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का स्वागत है, आपने चुनाव की परमिशन दी है,
लेकिन हम चाहते हैं कि जब छात्र संघ चुनाव में मतदान छात्र करेंगे तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो। अगर छात्रों को मताधिकार प्रयोग नहीं तो तक कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। सुबह हम 10 बजे से विश्वविद्यालय ऑफिस बैठे थे, वहाँ पे वीसी साहब हमसे मिलने नहीं आए, तो हमें पता लगा कि हमारे विश्वविद्यालय के जो वीसी है इनके भ्रष्टाचार का बेटा जन्म लिया है। ये गहलोत सरकार और वीसी सरकार भ्रष्ट सरकार है। वीसी सोए हुए हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, उनको हम आवाज चिल्ला चिल्ला के हमारा गला खराब हो गया। हमने सोचा कि शायद उनको थाली से आवाज सुन जाए अंदर तक गजर उनको जगाने के लिए, इसलिए हम थाली लेके आए हैं। आपकी थाली असर कर जाएगी क्या? बिल्कुल, जिस प्रकार आप देख रहे हो आम छात्र रोड पर उतर चुका है और वीसी साहब यहाँ पर सुता हुआ है, तो हम वीसी साहब के कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र है, जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 साल से छात्र संघ चुनाव का उत्सव मना हुआ है और हमारे वीसी 3-4 दिन से लापता है, बगले के अंदर सुते हुए हैं, तो आम छात्र थाली बजा के मैसेज देना चाहता है, उनके कानों तक पहुंचाना चाहता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र को इस बार वोटिंग करने का 100% अधिकार है। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन सुता हुआ है, अभी तक कोई एडमिशन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। पीजी के एड्रेस हैं, लेकिन एक भी विद्यार्थी का इस बार हम 100% कह सकते हैं कि एडमिशन नहीं हो पाए। इस प्रकार हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वीसी साहब उठकर इस प्रकार एडमिशन करवाएं। तो देखिए, ये थाली जो है पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बजवाई थी देश को एकजुट करने के लिए, लेकिन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर राजीव जैन, उनको जगाने के लिए और राजस्थान की गहलोत सरकार को जगाने के लिए इस थाली को बजाने का एक अचूक प्रयोग करके अनूठा प्रदर्शन किया है। डब्ल्यूवत वाह, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं लंपी वायरस के खतरे की। लंपी वायरस पर जयपुर से दिल्ली तक हरकत होने लगी है। लंपी के बढ़ते केस को लेकर बिरला ने अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मौजूद रहे। पशुपालन विभाग के सचिव जितेंद्र स्वैन भी उपस्थित हैं। केंद्र राज्य मिलकर बनाएंगे मजबूत कार्य योजना, कहना है ये बिरला का। जयपुर आएंगे केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे मंत्री रुपाला। बता दें कि बिरला ने फोन पर की प्रदेश के पशुपालन मंत्री से बात। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कहा कि बैठक को लेकर तैयारियां कर लें। वहीं प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहें। उनके इनपुट से वायरस के रोकथाम के लिए योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। राजस्थान के 17 जिलों में लंपी से संक्रमित पशुओं की संख्या 1,20,782 तक पहुंच गई है। एक दिन में 26,000 से ज्यादा नए संक्रमित पशु सामने आए हैं। अब तक 5,800 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं 94,222 पशुओं का उपचार जारी है। गौशालाओं में लंपी वायरस संक्रमण पर नियंत्रण और व्यवस्थाओं पर बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। लंपी स्किन डिजीज सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अब धीरे धीरे पसार चुका है। हम इस वक्त हिंगोनिया गौशाला में खड़े हैं, जहां पर लगभग 80 से ज़्यादा गाय जो है इस लंपी डिजीज के संक्रमण से प्रभावित यहां पर पाई गई हैं। एक गाय का नमूना हम दिखाना चाहेंगे। हिंगोनिया गौशाला की ये गाय है। इसके शरीर पर जो चकत्ते के निशान हैं ये इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है। और चूँकि ये गाय ये रोग संक्रमण से फैलता है, इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये पूरा वार्ड संक्रमित गायों का है। इनको हिंगोनिया गौशाला में सबसे अलग कर दिया गया है ताकि संक्रमण दूसरी गायों में ना फैले। हिंगोनिया गौशाला में हजारों गायें हैं। इन गायों की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए हैं, गौशाला के भी हैं और पशुपालन विभाग के भी। हमारे साथ एडीएम बलवीर सिंह जी हैं, उनसे पूछते हैं कि आज हिंगोनिया गौशाला में आपने देखा है किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नजर आई, कितनी गाय यहाँ पर संक्रमित मिली हैं, किस तरह की दवाओं की और चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर है? हिंगोनिया गौशाला में आज मैंने देखा कि इस बीमारी से पीड़ित 80 गायें हैं जिनको अलग से बाड़े में रखा गया है और इनके लिए यहाँ सफिशिएंट दवाई है और यहाँ का चिकित्सा का सिस्टम है बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स अच्छे से संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और दवाई की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दवाई सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। जो ही किसी गाय में इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं उस गाय को अलग बाड़े में रख लिया जाता है और दूसरी गायों के साथ रहने से बीमारी ज़्यादा फैलती है, संक्रामक बीमारी है ये। तो इसके बाद किस तरह की चूंकि व्यवस्था अब ये धीरे धीरे जयपुर जिले में बहुत तेजी से फैलती जा रही है, जो रोग है और ये वायरस जो फैलता जा रहा है, इसको रोकथाम करने के किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जयपुर जिले में इस बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने ये किया है कि एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है
जिसमें 24 आवर्स कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, वो वहीं उपस्थित रहेंगे और हर सेंटर पर इसकी दवाइयाँ पहुँचा दी गई हैं, कोई कमी नहीं है और इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन कंट्रोल करने के दावा कर रहा है, लेकिन हम पशुपालन विभाग के जो अधिकारी उनसे पूछते हैं कि जयपुर संभाग में कुल कितना स्टाफ है, कितने पशु हैं और उनकी स्थिति क्या है, स्टाफ की कितनी शॉर्टेज है अभी। आज मैं हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण के लिए आया हूँ। यहाँ पे स्टाफ सफिशिएंट है, यहाँ पे 49 स्टाफ फिलहाल है। यहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है और 6 SU यहाँ पे हैं, 30 के करीब LSC यहाँ पे। स्टाफ सफिशिएंट है, मेडिसिन सफिशिएंट है और इसको हमने ये जो लम्फी स्किन जो डिजीज़ है ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ये फैलता है और इसके अंदर स्पेशली जो मैनेजमेंट देखते हैं अपने अक्षय पात्र वाली, वो भी हमारे साथ में है। हम इनको एडवाइज भी करें, हमारे डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं कि जो जानवर शहर से आते हैं उनको हम एक बार क्वारंटीन में रखेंगे 14 दिन के लिए, उनको बिल्कुल ठीक होने के बाद में उनको मिक्स करेंगे। दूसरे जो इन्फेक्टेड जो जानवर हैं इनका अलग से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं।